पाटीला शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में एमएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से घर पर कम जन्म वजन के शिशु की देखभाल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। आइए अब हम जानेंगे एक स्वस्थ नवजात शिशु के बारे में। एक स्वस्थ नवजात शिशु को निम्न बिंदु से पहचाना जा सकता है। 9 माह पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। शिशु का वज़न 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है। शिशु जन्म के तुरंत बाद रोता है तथा शिशु सांस अच्छे से ले रहा है और शिशु को जन्मजात बीमारी नहीं है। आइए अब हम जानेंगे कम जन्म वज़न के शिशु के बारे में। शिशु का वज़न 2.5 किलो से कम होता है तथा 9 माह पूर्ण होने से पहले ही जन्म हो जाता है, जिसके कारण से शिशु को कई कठिनाइयाँ होती है, जैसे कि शिशु को सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। शिशु ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता है तथा शिशु के शरीर का तापमान कम होने लगता है, अर्थात शिशु का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। आइए अब हम जानेंगे एक स्वस्थ नवजात शिशु और कम जन्म वजन के शिशु में क्या अंतर होता है। स्वस्थ नवजात शिशु की त्वचा गुलाबी होती है। शरीर पर सफ़ेद चिकना पदार्थ लगा हो सकता है। कम जन्म वजन के शिशु की त्वचा पतली और लाल होती है। स्वस्थ नवजात शिशु के स्तनचूचक स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि कम जन्म वजन के शिशु के स्तनचूचक स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं या अनुपस्थित होते हैं। स्वस्थ नवजात शिशु के कान सामान्य होते हैं, जबकि कम जन्म वजन के शिशु के कान पतले व चपटे होते हैं। स्वस्थ नवजात शिशु के पैर के तलवे पर स्पष्ट रेखाएं दिखाई देती है, जबकि कम जन्म वजन के शिशु के पैर के तलवे चिकने दिखाई देते हैं। स्वस्थ नवजात बालक शिशु के जननांग पर अंडकोश में स्पष्ट झुर्रियाँ दिखाई देती है, जबकि कम जन्म वजन के बालक शिशु के अंडकोश पर महीन झुर्रियाँ दिखाई देती है। स्वस्थ नवजात बालिका शिशु में जननांग की बाहरी त्वचा जननांग की आंतरिक त्वचा को ढक कर रखती है, जबकि कम जन्म वजन के बालिका शिशु में जननांग की बाहरी त्वचा जननांग की आंतरिक त्वचा को ढक कर नहीं रखती है। आइए अब हम जानेंगे कि कम जन्म वजन के शिशु की घर पर देखभाल कैसे करें। सबसे पहले हम जानेंगे शिशु के स्तनपान के बारे में, कंगारू माँ देखभाल के बारे में, हाइपोथर्मिया अर्थात शरीर का तापमान कम होने की रोकथाम के बारे में, संक्रमण अर्थात जीवाणु विषाणु की रोकथाम के बारे में, शिशु की व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, जैसे कि त्वचा की देखभाल, शरीर की मालिश, शिशु का स्नान, नाल की देखभाल, आँखों की देखभाल तथा जननांग की देखभाल, शिशु के लिए उचित कपड़े के बारे में, फॉलोअप अर्थात पुनः जांच करवाने के बारे में, टीकाकरण के बारे में, कम जन्म वजन के शिशु में खतरे के संकेत के बारे में। आइए
अब मैं आपको विस्तार से इन सभी बिंदु पर जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले स्तनपान के बारे में। शिशु जन्म के बाद पहले 3 दिन तक पीला गाढ़ा दूध आता है, जो कि शिशु के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। शिशु को 6 माह की आयु तक केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए सबसे अच्छा पोषक आहार होता है। स्तनपान शिशु की मांग करने पर 2 वर्ष की आयु तक जारी रखना चाहिए। स्तनपान के फायदे हमेशा सही तापमान पर उपलब्ध होता है। शिशु को आसानी से पचने योग्य होता है। सस्ता व हमेशा उपलब्ध होता है। शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आइए अब हम जानेंगे स्तनपान के दौरान उचित स्थिति के लिए 4 प्रमुख बिंदु। पहला बिंदु, बच्चे का सिर तथा शरीर एक सीधी रेखा में होना चाहिए। दूसरा बिंदु, बच्चे का चेहरा माँ के स्तन के सामने होना चाहिए। तीसरा बिंदु, बच्चे का पेट माँ के पेट से छूना चाहिए। चौथा बिंदु, माँ को अपने हाथों के द्वारा बच्चे के पूरे शरीर को सहारा प्रदान करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे स्तनपान के दौरान कौन कौन सी स्थिति को अपनाया जा सकता है। लेटी हुई स्थिति, इसमें माँ अपनी दाईं या बाईं करवट पर लेट जाती है और शिशु को स्तनपान करवाती है। पीठ के बल बैठी स्थिति, इसमें माँ अपनी पीठ के बल पर बैठी रहती है तथा शिशु को स्तनपान करवाती है। यह स्थिति उन माँ के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है जिनका दूध अधिक तेज बहाव के साथ आता है। पालना स्थिति, यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली स्थिति है। इस स्थिति में माँ को आरामदायक स्थिति में बैठाना चाहिए। फिर गोद में एक तकिया रखना चाहिए। इसके बाद शिशु को गोद में लेकर स्तनपान कराया जाता है। फुटबॉल स्थिति, इस स्थिति में शिशु को फुटबॉल की तरह पकड़ते हैं, इसीलिए इसे फुटबॉल स्थिति कहा जाता है। शिशु को माँ अपनी बाह में पकड़कर स्तनपान करवाती है। यह स्थिति जुड़वा बच्चों में ज़्यादा सहायक होती है। आइए अब हम जानेंगे स्तनपान के सही लगाव के बारे में। शिशु का मुंह पूरा खुला हुआ होता है। शिशु का होंठ बाहर की तरफ निकला होता है। शिशु की ठोड़ी माँ के स्तन को छूती है। निप्पल अर्थात बड़ा काला घेरा शिशु के मुंह में होना चाहिए। एक प्रभावपूर्वक ढंग से चूसने वाला शिशु धीमी गति से गहरे चूसक लेगा। स्तनपान की पर्याप्तता, शिशु स्तनपान करने के बाद 2 से 3 घंटे सोता है। शिशु 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब करता है तथा शिशु का वजन बढ़ने लगता है। आइए अब हम जानेंगे स्तनपान का महत्व। स्तनपान माता व शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को बनाता है। शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य पदार्थ नहीं देना चाहिए, जैसे शक्कर का पानी, शहद, जन्म घुट्टी। स्तनपान करने वाले शिशु को 6 माह तक पानी की ज़रूरत नहीं होती है। माँ के दूध में
शिशु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी होता है। अब मैं आपको डकार के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। स्तनपान कराने के बाद शिशु को 10 से 15 मिनट के लिए कंधे पर लेटाने की स्थिति में लिया जाता है। डकार का महत्व: यह पेट के तनाव से बचाता है। स्तनपान के दौरान यदि शिशु द्वारा हवा निगल ली गई हो तो उस कारण से शिशु को दूध के उबके आएंगे, जिसके कारण शिशु की मृत्यु हो सकती है। आइए अब मैं आपको कंगारू माँ देखभाल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कंगारू माँ देखभाल कम जन्म वजन के शिशु की देखभाल का एक सरल उपाय है, जिसमें माता या पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा त्वचा से त्वचा का संपर्क कराकर देखभाल की जाती है। यह देखभाल कंगारू थैली के समान होती है, इसीलिए इसे कंगारू माँ देखभाल कहा जाता है। कंगारू माँ देखभाल शिशु के तापमान को स्थिर बनाने में सहायक होता है तथा स्तनपान को बढ़ावा देता है, साथ ही विषाणु के संक्रमण को रोकता है और शिशु के मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। कंगारू माँ देखभाल के नियम: पहला नियम, त्वचा से त्वचा का संबंध होना चाहिए। दूसरा नियम, विशेष स्तनपान कराना चाहिए। कंगारू माँ देखभाल की अवधि: कंगारू माँ देखभाल की अवधि कम से कम 1 घंटा होनी चाहिए। कंगारू माँ देखभाल की अवधि धीरे धीरे बढ़ाई जानी चाहिए, जैसे कि 4 घंटे रोज़ाना, 5 से 8 घंटे रोज़ाना, फिर 9 से 12 घंटे रोज़ाना। आइए अब हम जानेंगे कि कंगारू माँ देखभाल कौन कौन प्रदान कर सकता है। कंगारू माँ देखभाल माँ व पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदान की जा सकती है। कंगारू माँ देखभाल करने वाला किसी भी तरह की गंभीर बीमारी से मुक्त होना चाहिए तथा सर्दी, खांसी या जुकाम से मुक्त होना चाहिए। कंगारू माँ देखभाल करने वाला स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए, जैसे कि हाथ धोना, रोज़ाना स्नान करना, नाखून कटे हुए होना चाहिए, बाल बंधे हुए होना चाहिए और साफ कपड़े पहने हुए होना चाहिए। आभूषण को निकाल देना चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र, माला, धागे, हाथ की घड़ी आदि, क्योंकि ये शिशु की कोमल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे कंगारू माँ देखभाल के दौरान माँ के लिए कपड़े के बारे में। कंगारू माँ देखभाल के दौरान साड़ी व ब्लाउज या आगे से खुलने वाला गाउन का उपयोग करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे कंगारू माँ देखभाल के दौरान शिशु के लिए कपड़े के बारे में। कंगारू माँ देखभाल के दौरान शिशु को टोपी, मोजे व लंगोट तथा आगे से खुलने वाला शर्ट पहनाना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे कि कंगारू माँ देखभाल के दौरान कौन सी स्थिति का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले शिशु को माता के स्तन के बीच में सीधी स्थिति में रखना चाहिए। शिशु को इस तरह से रखना चाहिए कि माँ व शिशु एक दूसरे को देख सकें।
शिशु के कूल्हों को मेढक जैसी स्थिति में लेना चाहिए तथा शिशु के हाथ को फैलाना चाहिए। नीचे की तरफ से माता को अपनी हथेली द्वारा शिशु को सहारा देना चाहिए। कंगारू माँ देखभाल के दौरान माता आरामदायक स्थिति में बैठकर देखभाल दे सकती है, जिसके लिए बिस्तर पर 3 से 4 तकिए रखकर उसका सहारा लेकर बैठ सकती है तथा दूसरा तरीका अर्ध झुकाव वाली कुर्सी पर बैठकर देखभाल की जा सकती है। कंगारू माँ देखभाल के दौरान शिशु की निगरानी भी करना चाहिए, जैसे कि श्वास नियमित हो व शरीर का तापमान बना रहे। कंगारू माँ देखभाल के लाभ। माता व शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ते को बढ़ाता है, माँ में दूध की मात्रा को बढ़ाता है, विषाणु संक्रमण को रोकता है। आइए अब हम जानेंगे कंगारू माँ देखभाल कब रोकना चाहिए। जब बच्चे का वजन 2.5 किलो हो जाए तब कंगारू माँ देखभाल को रोक देना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे हाइपोथर्मिया अर्थात शरीर का तापमान कम होने की रोकथाम के बारे में। कम जन्म वजन के शिशु में मोटी वसा की मात्रा कम होती है, जिसके कारण शरीर का तापमान कम होने की समस्या बनी रहती है। माँ घर पर अपने हाथ के पीछे के छोर से शिशु के पेट व हाथ पैर को छूकर महसूस करके तापमान का बार बार आकलन कर सकती है। यदि पेट और हाथ पैर दोनों गर्म है तो तापमान सामान्य है। यदि पेट गर्म है और पैर ठंडे हैं तो यह शुरुआत की ठंड को दर्शाता है। यदि पेट और पैर दोनों ही ठंडे हैं तो यह शरीर का तापमान कम होने को दर्शाता है। शिशु को टोपी मोजे का उपयोग कर पर्याप्त रूप से ढक कर रखना चाहिए। शिशु के शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहना चाहिए। कमरे का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। शिशु को कंगारू माँ देखभाल प्रदान करना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे संक्रमण अर्थात जीवाणु विषाणु की रोकथाम कैसे करें। संक्रमण की रोकथाम करने के लिए शिशु को विशेष स्तनपान करवाना चाहिए, नाल को सूखा रखा जाना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए बच्चे की देखभाल करने से पहले व बाद में, तथा शिशु की स्वच्छता को बनाए रखा जाना चाहिए तथा शिशु को भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं लेकर जाना चाहिए तथा शिशु को कम से कम लोगों के संपर्क में लाना चाहिए। अब हम जानेंगे बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। सबसे पहले शरीर की मालिश। शरीर की मालिश के लाभ। यह गर्माहट को बनाए रखने में सहायक होता है तथा माता व शिशु में भावनात्मक संबंध को बढ़ाता है। शिशु बेहतर नींद लेता है तथा यह त्वचा के रूखापन को रोकता है। मालिश से पहले याद करने योग्य बिंदु। पंखा बंद होना चाहिए, दरवाजे और खिड़की बंद होनी चाहिए, हाथों को साबुन से धोकर सुखा लेना चाहिए। बच्चे की तेल की मालिश तब तक स्थगित करना चाहिए जब तक कि बच्चा 3 से 4 सप्ताह का न हो जाए तथा उसका वज़न
3 किलो से अधिक हो जाए। बच्चे की मालिश के लिए नारियल तेल का उपयोग करना चाहिए या जैतून के तेल का उपयोग करना चाहिए। पैरों की मालिश करना। सबसे पहले पैरों से शुरुआत करें। हथेली पर तेल की कुछ बूंदें लें, हथेली को रगड़ें और बच्चे की तेल की मालिश शुरू करें। शिशु के पंजे व एड़ी की मालिश करें। फिर हथेली का उपयोग कर शिशु के पैर के नीचे व ऊपर गोल आकार बनाइए। धीरे धीरे पैर के नीचे और पैर की उंगलियों पर अपने अंगूठे से छोटे छोटे गोलाकार बनाइए। हाथों की मालिश। पैरों की मालिश करने के बाद हाथों की मालिश करना चाहिए। मालिश का तरीका पैरों की मालिश से काफ़ी मिलता जुलता है। बच्चे के हाथ को पकड़कर हथेली से गोलाकार बनाइए। धीरे धीरे बच्चे की उंगलियों पर छोटे छोटे गोलाकार बनाइए। छाती और कंधे की मालिश। बच्चे के सीने की ओर दाईं तथा बाईं कंधे पर कोमल गोल आकार बनाइए। गति को धीरे धीरे दोहराइए। इसके बाद दोनों हाथों को बच्चे की छाती के बीच में रखें तथा दोनों हाथों को शरीर से बाहर की ओर लेकर जाइए। इसके बाद बच्चे के पेट की बारी आती है। ध्यान रखें, यह नाजुक क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर कम दबाव देकर मालिश करें। चेहरे और सिर की मालिश। बच्चे के माथे के बीच तर्जनी उंगली रखें तथा मालिश की शुरुआत करें। धीरे धीरे बच्चे के चेहरे से ठोड़ी की ओर मालिश करें। अंत में पीठ की मालिश। बच्चे को उसके पेट व हाथों के बल पर लेटाते हैं तथा मालिश करते हैं। आइए अब हम जानेंगे शिशु के स्नान के बारे में। कम जन्म वजन वाले शिशु को पहले 1 सप्ताह स्नान स्थगित करें। शिशु स्नान के लिए टब में गुनगुना पानी लें तथा हथेली या कलाई या कोहनी की मदद से पानी के तापमान की जांच करें। शिशु स्नान के लिए आदर्श समय। शिशु को दूसरे बार स्तनपान कराने से पहले नहलाया जाता है। स्नान कराते समय शिशु थका या भूखा नहीं होना चाहिए। शिशु को दूध पिलाने के 1 घंटे के भीतर नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि उल्टी हो सकती है। आइए अब हम जानेंगे बच्चे के स्नान के कदम। बच्चे को नहलाते समय सभी सामान व्यवस्थित कर लें, जैसे कि टॉवेल, साबुन, स्पंज कपड़ा अर्थात मुलायम कपड़ा और टब। बच्चे को अपनी अग्रभुजा के ऊपर या जांघ के ऊपर रखना चाहिए। बच्चे के कपड़े निकालें तथा एक छोटी चादर से ढक दें। उसी भाग को खुला करें जिस भाग को साफ करना है। सिर की ओर से नहलाना शुरू करें तथा छोटे भागों को गीला करके व साबुन लगाकर स्नान करवाइए। इस बात का ध्यान रखते हुए स्नान कराइए कि शिशु के मुंह में पानी न जाए। चेहरे पर साबुन का उपयोग न करें क्योंकि साबुन चेहरे की त्वचा पर रूखापन का प्रभाव डालता है। अब साबुन का उपयोग करके बच्चे की गर्दन को साफ करें। मुलायम कपड़े पर साबुन लगाकर छाती, हाथ व पीठ की सफाई करें। दूसरे मुलायम कपड़े का उपयोग कर शरीर की सतह से साबुन को साफ करें। अंत में कमर
व जननांग की सफाई करें। अंत में शिशु को तौलिए की सहायता से सुखा ले और कपड़े पहनाकर तैयार कर दें। अब हम जानेंगे नाल की देखभाल के बारे में। नाल पर कोई भी दवा न लगाएं। नाल को साफ और सूखा रखें। नाल को खुला रखें। नाल आमतौर पर 1 सप्ताह में गिर जाती है। यदि नाल पर से पस आ रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, दुर्गंध आ रही हो तो बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाइए। नाल पर जैसे राख, तेल या किसी अन्य पदार्थ को न लगाएं। ये शिशु के जीवन को खतरे में डाल सकता है। आइए अब हम जानेंगे आँखों की देखभाल के बारे में। आँखों की सफाई के लिए साफ रुई के फोहे लें व साफ पानी से गीला करें। दोनों आँखों की सफाई के लिए अलग अलग रुई के फोहे का इस्तेमाल करें। आँखों की सफाई भीतर से बाहर की तरफ करें। आँखों पर काजल न लगाएं क्योंकि यह अश्रु ग्रंथि को जाम करती है। आँखों की देखभाल के लाभ। यह आँखों के संक्रमण को रोकती है तथा आँख के दर्द को दूर करती है। आइए अब हम जानेंगे जननांग की देखभाल के बारे में। शिशु के जननांग को गुनगुने पानी से हर दिन साफ करना चाहिए। शिशु मल मूत्र का त्याग करे। इसके बाद जननांग को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बालिका के लिए जननांग की बाहरी त्वचा तथा जननांग की आंतरिक त्वचा से गुदा तक जननांग को साफ करें। बालक शिशु के लिए धीरे धीरे चमड़ी नीचे की ओर खींचें। जब प्रतिरोध महसूस हो रहा हो तब बंद करें। टिप को साबुन और गर्म पानी से धोइए। आइए अब हम जानेंगे बच्चे के लिए कपड़े के बारे में। सर्दियों के मौसम में बच्चे को उचित कपड़ों से ढक कर रखना चाहिए। बच्चे को नरम कपड़े पहनाना चाहिए। ठीक से धुले हुए कपड़े होना चाहिए तथा शिशु के कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। लंगोट मुलायम होनी चाहिए जिसमें मल मूत्र आसानी से समा जाए। मल मूत्र त्याग करने पर लंगोट जल्दी से बदल देना चाहिए। बड़े बटन के कपड़ों के इस्तेमाल से बचें। ये बच्चे की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं तथा बच्चे को आगे से खुलने वाले कपड़े पहनाना चाहिए। आइए अब हम जानेंगे फॉलोअप अर्थात पुनः जांच करवाने के बारे में। शिशु के विकास का मूल्यांकन करने के लिए वेल बेबी क्लिनिक पर लाना चाहिए या अपने बच्चे के डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर का फ़ोन नंबर लेकर अपने पास रखें। जब भी ज़रूरत पड़े डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। शिशु को पहले 3 महीने हर माह जांच करवाना चाहिए। इसके बाद 1 साल की आयु तक हर 3 महीने के अंतराल में जांच करवाना चाहिए। बच्चे के माता पिता को सलाह देनी चाहिए जैसे कि पूरक आहार 6 महीने की उम्र के बाद शुरू करें तथा विटामिन और खनिज की पर्याप्त मात्रा शिशु को प्रदान करें। आइए अब हम जानेंगे टीकाकरण के बारे में।
टीकाकरण शिशु को संक्रमण से बचाता है। बीसीजी और पोलियो तथा हेपेटाइटिस बी टीकाकरण की पहली खुराक जन्म के बाद दी जाती है। टीकाकरण की दूसरी खुराक 6 सप्ताह की उम्र में दी जाती है। आइए अब हम जानेंगे टीकाकरण के लाभ के बारे में। यह टीबी से बचाता है, हेपेटाइटिस बी से बचाता है, पोलियो से बचाता है, निमोनिया से बचाता है, दस्त से बचाता है, खसरा और रूबेला से बचाता है, डिप्थीरिया से बचाता है, टिटनस से बचाता है तथा काली खांसी से बचाता है। जैसा कि आपको इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, जब भी आप अपने शिशु का टीकाकरण करवाएंगे तब टीकाकरण की तालिका में सही का निशान इंगित कराएंगे। यह कार्ड भारत सरकार की ओर से निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आइए अब हम जानेंगे कम जन्म वजन के शिशु में खतरे के संकेत के बारे में। पूरे शरीर का पीला पड़ना, शिशु के शरीर का तापमान कम होना अर्थात शरीर का ठंडा पड़ना, सामान्य से कम गतिविधि करना, शिशु स्तनपान नहीं कर रहा हो, तेज सांस या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से घर पर कम जन्म शिशु की देखभाल की जानकारी प्राप्त हुई होगी।